नमस्कार दोस्तों, जीएस क्रांति के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हम लोग आज उत्तर प्रदेश की जलवायु के विषय में चर्चा करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ये भौगोलिक विषमताओं के कारण इसकी जलवायु में जो विषमता देखने को मिलता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि जलवायु संक्षिप्त रूप में समझेंगे कि जलवायु क्या होती है और उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे कारक हैं कि जो जलवायु के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अगर सारी चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और लंबे समय के लिए आप सभी को याद होगा। तो देखिए, हम आप सभी अगर थोड़ा बहुत भूगोल आप सभी लोग पढ़े हों तो कुछ चीज़ें तो आप लोग अच्छी तरह से समझ ही रहे होंगे। जैसे अक्षांश, हम हालांकि पहले बताए हैं आप सभी को कि अक्षांश के बारे में हमने बताया है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। लगभग 7 से अधिक है, 7 डिग्री समथिंग है, 7.09 डिग्री सेल्सियस है। तो इस चीज़ पर चर्चा करने से पहले हम आप सभी को बता देना चाहेंगे कि जलवायु क्या होती है, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है, यह जो जलवायु पड़ती है ये उपोष्ण कटिबंध में, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंध में है। और इसकी जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। माने आप कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इस जलवायु के निर्धारक तत्वों के अलावा इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा भी गया है, क्षेत्रों में बांटा गया है। और इस जलवायु प्रदेशों का जो 9 में बांटा गया है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, इसके लिए निर्धारक तत्व क्या है इसको समझ लेना जरूरी है। पहला तो वर्षा है, भूभाग है, वर्षा है, भूभाग है और मिट्टी है। ये तो इसके कारक है। ये 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में या प्रदेशों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, दोबारा आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्षा, आप देखेंगे अभी हम इसकी चर्चा करेंगे तो जैसे पूरब से आप पश्चिम की तरफ जाएंगे वर्षा में कमी देखने को मिलेगी। उत्तर से दक्षिण की तरफ, इधर की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ भी वर्षा में तमाम विषमता आपको देखने को मिलेगी। उसी के मतलब इसको एक कारक के रूप में लिया जाता है वर्षा। तो यानी कृषि जलवायु क्षेत्र की जब बात की जाती है तो वर्षा भी एक प्रमुख कारक होता है। भूभाग, कहीं पर आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा तो कहीं पर पठारी क्षेत्र तो कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र। तो इस भूभाग के आधार पर भी जलवायु में विषमता होती है। और मिट्टी भी, हालांकि जलवायु ही कारक होती है मिट्टी के निर्धारण में, लेकिन मिट्टी के निर्धारण में भूभाग और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। तो इन सब तत्वों को लेकर के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। लेकिन मुख्य तौर पे जलवायु को 2 दृष्टि से देखा जाता है। एक तो है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, और एक है, दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। तो इन दोनों के आधार पर ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पूरा। तो आइए हम लोग, इससे पहले हम लोग जलवायु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि जलवायु आखिर होती क्या है। एक जलवायु ऐसी वायुमंडलीय दशा है जिसमें मौसम का औसत निकाल करके निर्धारित किया जाता है किस प्रकार की जलवायु है। तो वायुमंडलीय दशाओं में किसकी भूमिका होती है, तो उसमें होती है वायुमंडलीय दशा में, जान लीजिएगा, तापमान की भूमिका होती है, तापमान की, वायुमंडलीय दाब की, वायु दाब कर लिख दीजिए सीधा वायु दाब और आर्द्रता की, इनकी भूमिका होती है।
और यही जो कारक होते हैं ये मौसम के लिए भी कारक होते हैं। मौसम में बस मौसम और जलवायु में अंतर बस इतना है कि मौसम प्रतिदिन का वायुमंडलीय दशा होता है। वायुमंडलीय दशा के प्रमुख कारकों में हमने कहा तापमान है, वायुदाब है और आर्द्रता है। तो ये प्रतिदिन का जब वायुमंडलीय दशा देखी जाती है तो उसे मौसम कहा जाता है। और जब उस मौसम को प्रतिदिन का जो वायुमंडलीय दशा है उसको मौसम कहा जाता है। जब वही दीर्घकाल रूप में वायुमंडलीय दशा को एक औसत निकाल कर देखा जाता है तो वही जलवायु हो जाती है। जैसे जलवायु क्या होती है, जलवायु को अगर एक लाइन में अगर बोला जाए सटीक तरीके से तो यह दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा होती है। और जो मौसम होता है, जैसे होता नहीं कि भाई आज मौसम बदल गया है तो आप लोग ये थोड़ा कहते हैं कि आज जलवायु बदल गया है, ये तो कहते नहीं, आप सिर्फ यही कहते हैं कि आज मौसम बदल गया है। तो प्रतिदिन का जो वायुमंडलीय दशा में परिवर्तन होगा उसे मौसम कहेंगे। और वही मौसम का जब औसत निकाल लिया जाता है दीर्घ समय को लेकर के, और मौसम का जब औसत निकाल लिया जाता है वही जलवायु हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जलवायु को समझें तो उत्तर प्रदेश के जलवायु में हमने कहा कि तापमान एक प्रमुख भूमिका के रूप में होती है। तो तापमान को देखते हैं कि तापमान ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होता है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको इसमें भी कई कारक होते हैं, इसको भी हम लोग अगर समझ लें तो हमको आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम आप सभी को बता देना चाहेंगे कि यहाँ इसको बाद में आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र की जलवायु और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र की जलवायु, अभी इसकी चर्चा करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का तापमान मिलेगा। मतलब यहाँ पर भौगोलिक विषमता के कारण जलवायु विषमता भी देखने को मिलेगी। मुख्यतः उत्तर प्रदेश में 3 ऋतु को लिया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जाता है, दर्ज किया गया है, वह है 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक। कहीं कहीं पर 47 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया है। और न्यूनतम तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस। तो इस समय सबसे अधिक तापमान कहाँ पर दर्ज किया गया है तो वो झांसी में और आगरा में यहाँ पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। माने ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आगरा में और झांसी में। और वहीं पे सबसे कम तापमान आपको देखने को मिलेगा तो वह बरेली में आपको सबसे कम तापमान देखने को मिलेगा। तो ग्रीष्म ऋतु में जो अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया है वो 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, लेकिन औसत जो है, औसत अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 39 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस तक है। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु का जो औसत अधिकतम तापमान था। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे पहले ग्रीष्म ऋतु के ही बारे में, तापमान के बारे में एक थोड़ी सी साधारण आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है अक्षांशीय संदर्भ में, तो अक्षांशीय संदर्भ में अगर हम बात करें, अगर ये ग्लोब है, इसको बीचों बीच अगर एक रेखा जो भूमध्य रेखा वाली रेखा है, तो यहाँ से 23.5 डिग्री पर आपकी कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। बात को समझिएगा यहाँ पर। तो जो इसका उत्तर प्रदेश का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वह 23 डिग्री 52 मिनट से लगाकर 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर आपका जो है 31 डिग्री 28 मिनट तक। और आपका जो कर्क रेखा है, जून का महीना जो होता है, जून का महीना में आप सभी लोग जान रहे हैं कि 23 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य, तो तापमान जाहिर तौर पे सबसे अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने 23 डिग्री 52 मिनट लिखा है, तो इसके नीचे थोड़ा सा ही नीचे होगा, माने 22 मिनट का अंतर है, नीचे जो है आपको क्या मिलेगा, यानी कि कर्क रेखा। तो यह नज़दीक होने की वजह से यहाँ के तापमान, मतलब दक्षिण का, जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तापमान में कमी होती जाएगी, और उत्तर से दक्षिण में जब आएंगे तो तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान आपको इस वाले हिस्से में क्यों मिलता है? क्योंकि सूर्य जब लंबवत चमकता है, क्योंकि यह वाला क्षेत्र जो है आपके प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पठारी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक ऊंचाई पर चौरस होने की वजह से तापमान, चूँकि ज़्यादा नीचे नहीं जाना होता, ऊपर ही तापमान ये प्राप्त अधिक कर लेते हैं। और अधिक तापमान प्राप्त कर लेने की वजह से यहाँ का तापमान
सापेक्ष उत्तर से या पश्चिम से इनके सापेक्ष यहाँ पर अधिक होता है। इसीलिए झांसी और आगरा में आपको तापमान अधिक देखने को मिलेगा। झांसी और आगरा में तापमान आपको अधिक देखने को मिलेगा। और वहीं पर इधर की तरफ देखेंगे तो आपको हिमालय की पर्वतीय क्षेत्र, हालांकि उत्तर प्रदेश में हिमालय की पर्वतीय शिवालिक, जिसकी हम बात इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था कि शिवालिक की श्रेणियां जो है अब चली गई हैं उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ का तापमान आपको इधर का तापमान कम प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में भी तापमान अच्छा खासा मिलता है, 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस। तो आपके प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद ही शुरू होता है, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है। और जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है और तो उस समय सूर्य की स्थिति कहाँ पर होती है? उत्तरायण में होती है। 23 जून को ही तो सूर्य लंबवत चमकता है, तो उत्तरायण होता है। तो जाहिर तौर पे अब धीरे धीरे इसके बाद वो दक्षिणायन होगा, तो जाहिर तौर पे तापमान अधिक प्राप्त होगा। और जब यह न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है, यानी कि जो आपका वर्षा का समय काल है यह अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक जाता है, तो वैसे दक्षिण की तरफ वह क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होगा। और दक्षिणायन होना शुरू होगा तो वह लंबवत न चमक करके अब धीरे धीरे दक्षिण वाले क्षेत्र में वह लंबवत चमकना शुरू करेगा। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि यानी कि अक्टूबर जो तापमान में कमी आती है वह सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम मोटे तौर पे इसको एक कंसेप्ट के रूप में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से तापमान में आपको अंतर देखने को मिलेगा। एक चीज़ तो ये हो गया। इसके बाद भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। अब वर्षा की यदि बात करें तो वर्षा जो है उत्तर प्रदेश में 2 शाखाएं इसमें, हालांकि दक्षिण पश्चिमी मानसून का ही सबसे बड़ा रोल होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का, अब यहाँ पर आर्द्र की हम बात कर ही लेते हैं, इसको ये समझ गए होंगे सभी लोग। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके आप लोग भेज दिया करिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आर्द्र एवं उष्ण जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपको मिलेगा कहाँ पर? ये तराई वाले क्षेत्र में। ये तराई वाले क्षेत्र में आपको इस तरह का, माने तराई प्रदेश और पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आपका ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इधर की तरफ जो है आपका जौनपुर, वाराणसी, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, ये वाले क्षेत्र आपके पूर्वी मैदान के अंतर्गत आ जाएंगे। ये वाले क्षेत्र आपके पूर्वी मैदान के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है, वर्षा यहाँ पर अधिक होती है और आर्द्रता, इस वर्षा अधिक होगी तो आर्द्रता मतलब जो वायु में उपस्थित जलवाष्प होता है उसी को आर्द्रता कहते हैं, तो यहाँ पर अधिक होगा। वहीं यदि बात करें साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्र की बात करें तो यह कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? ये आपका पठारी वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये पठारी वाला क्षेत्र और इधर पश्चिम वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये क्षेत्र आएगा। मतलब पठारी वाला क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और पश्चिम का क्षेत्र। तो यहाँ पर हम लोग मोटे तौर पे इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 2 भागों में, मुख्यतः जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? आर्द्रता और तापमान के आधार पर। तापमान यहाँ भी अच्छा खासा मिलेगा, इधर भी मिलेगा, लेकिन आर्द्रता कम होगी। इसके पीछे 2 कारण हैं। इसके पीछे 2 कारण क्या है? एक कारण तो यह है कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होता है, जून महीने से शुरू होता है, तो यह बंगाल की खाड़ी से होते हुए बिहार के रास्ते से यह उत्तर प्रदेश में एक तो दक्षिणी पूर्वी हिस्से से प्रवेश करता है और दूसरा है कि मध्य के हिस्से से प्रवेश करते हुए आगे बढ़ता है। तो कुछ हवाएं ऐसी हैं कि वर्षा कराते हुए आगे बढ़ जाती हैं, तो उसमें आर्द्रता की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी, यानी कि इधर की तरफ आर्द्रता अधिक देखने को मिलेगी। यही कारण है कि जो बात की जाती है कि साधारणतः जो है कि जो तराई वाला क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा अधिक देखने को। एक कारण और है, एक कारण ये है कि यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा तो इधर से जब ये पर्वतीय क्षेत्रों से टकरा करके हवाएं पुनः जो है कि इस तराई वाले क्षेत्रों में खूब वर्षा कराती हैं। यही कारण है कि आपको 184 सेंटीमीटर तक वर्षा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 2018 का जो आंकड़ा है
जो भारतीय मौसम विभाग पुणे के द्वारा जो नए आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार थोड़ा सा जिलों में वर्षा की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इन वाले क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये वाले क्षेत्रों में 120 से ऊपर वर्षा सेंटीमीटर्स अधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर जो साधारण वर्षा है ये 100 से कम होती है, 100 से कम। अब हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं, माने 184 इधर वाला 180 से मतलब 120 से अधिक, 120 से अधिक जो है आपको इधर वर्षा मिलेगी, इधर वाले क्षेत्र में मिलेगी। जैसे जैसे हम मध्य मैदान की तरफ चलेंगे, मध्य मैदान में वर्षा वहीं पर कम हो जाएगी, 94 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आगे बढ़ेंगे पश्चिमी क्षेत्र में, तो यहाँ पर 84 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। यहाँ पर वर्षा आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, पश्चिमी क्षेत्र में आपको वर्षा बहुत कम मिलेगी, यानी कि पश्चिम वाले क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में आपको वर्षा कम मिलेगी। फिर अगर इधर बात करें पठारी वाले क्षेत्र में, तो जो पठारी वाला क्षेत्र है, पठारी वाले क्षेत्र में अरब सागर से आने वाली भी जो हवा होती है, मानसूनी हवा है, यह भी इन क्षेत्रों में वर्षा कराती है। यही कारण है कि 91 मतलब वर्षा अधिकतम इन तराई वाले क्षेत्रों में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में होता है। यही कारण है कि आर्द्रता यहाँ पर अधिक होती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु की बात छोड़ दीजिए, अब वर्षा ऋतु में यहाँ पर 91 सेंटीमीटर तक दर्ज किया गया है, और पश्चिम में बहुत कम 84 सेंटीमीटर तक दर्ज किया गया है। वहीं पर पूर्वी मैदान में 112 सेंटीमीटर तक। तो आप अगर इस तरह से मोटे तौर पे अगर क्षेत्रों के आधार पर डिवाइड करके अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे तराई वाले क्षेत्रों में आप लोग याद रखे रहेगा 120 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा, पूर्वी मैदानी वाले क्षेत्र में जो है 120 से ऊपर कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो 2 कारण है। एक तो हवाएं यहाँ से जा रही हैं तो वर्षा कराते हुए आगे बढ़ जाएंगी, तो उनमें उस हवा में जल वाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। दूसरी एक हवा जो है कि पर्वतों से टकराकर पुनः जो है कि इस वाले क्षेत्र में वर्षा कराती हैं, यानी कि आपके गोरखपुर, बहराइच, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, संत कबीर नगर, इन वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी, मतलब इस तराई वाले जो क्षेत्र है इनमें अच्छा खासा वर्षा करा देती है। यही कारण है कि यहाँ पर धान और जूट का खेती, और यही कारण है यहाँ पर वनस्पतियाँ आपको अलग तरह का देखने को मिलेंगी। अलग तरह का सेमल है, महुआ है, बेंत है, यहाँ पर अलग मतलब पर्णपाती वन मिलेंगे, लेकिन आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। और यहीं पर यहाँ भी पर्णपाती वन मिलेंगे, लेकिन इसे नीम, नीम है, आम है, इस तरह के आपको मिलेंगे। और वहीं पर पठारी वाले क्षेत्र में आपको देखेंगे तो यहाँ पर इधर वाले क्षेत्र में और इधर वाले क्षेत्र में आपको कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जलवायु के कारक के रूप में वनस्पतियों का या पेड़ पौधों का, जंगलों का भी आपको वितरण देखने को, समझने को आसानी से समझ में आ जाएगा अगर इसको समझे रहेंगे तब। तो वर्षा के बारे में हम लोग समझ लिए कि वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है। तो वर्षा मोटे तौर पे ये माना जाता है कि वर्षा सबसे अधिक जो है गोरखपुर में होती है। तो गोरखपुर में होती है सबसे अधिक वर्षा, गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में। अब बात तो ये जो पहले से दर्ज किया गया है उसके आधार पे हम लोग गोरखपुर में सबसे अधिक और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन बात यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है, समझने की ये है कि 2018 में जो भारतीय मौसम विभाग पुणे के द्वारा जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया उसमें ये कहा गया कि सबसे अधिक 2018 में सबसे अधिक वर्षा बहराइच में दर्ज किया गया, और सबसे कम जो दर्ज किया गया कुशीनगर में दर्ज किया गया। और वहीं 2018 से 30 साल पहले, माने 1989 से लगाकर 2018 तक के 30 वर्षों का वर्षा का माध्य निकाला गया, औसत वर्षा माध्य निकाला गया। उसमें देखा गया कि सबसे अधिक वर्षा वही गोरखपुर में, सबसे अधिक वर्षा 30 वर्षों की बात है ये, माने 1989 से 2018 तक के 30 वर्षों का माध्य निकाला गया। इसके आधार पर देखा गया कि सबसे अधिक गोरखपुर में, और सबसे कम जो है 2018, जो ये 30 वर्षीय अगर पूछ देता है, अगर चेंज करके, तो आप सभी लोग इस बात को याद रखे रहिएगा कि आपको बताना है कि रायबरेली को बताना है। अगर इस तरह से नहीं पूछा जाता है
कि 30 वर्षीय जो माध्य निकाला गया है वर्षा का, अगर इस तरह से नहीं पूछा जाता है तो आप मथुरा को लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से 30 वर्षीय जो वर्षा माध्य निकाला गया है, वार्षिक वर्षा माध्य जो निकाला गया है, उसके आधार पर आप लोग किसको लगाएंगे? तब गोरखपुर को लगाएंगे सबसे ज़्यादा और सबसे कम रायबरेली का। और लेकिन अगर 2018 की बात की जाए तो सबसे अधिक बहराइच में और सबसे कम कुशीनगर में। ये 3-4 तथ्य ऐसे हैं जिसको समझना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी समझा कि वर्षा कहाँ पर, और अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाए कि अरब सागर की जो शाखा है प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ कराती है, तो ये वर्षा सबसे ज़्यादा पठारी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो जुलाई अगस्त के महीने में 60% से अधिक वर्षा हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, जुलाई अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश में 60% से अधिक वर्षा हो जाती है। वहीं अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होने की बात अगर की जाए, और ये आंकड़ा जो 30 वर्षीय 2018 में प्रस्तुत किया गया, 30 वर्षीय जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, उसके आधार पर यह भी देखा गया कि सबसे ज़्यादा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है, लगभग 89%। 89% दक्षिण पश्चिमी मानसून जो हमारे देश में मानसून आता है दक्षिण पश्चिम का, उससे 89% वर्षा जो है उत्तर प्रदेश में होती है। और 11% जो भूमध्य सागर में जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है उसके कारण 11%, जो कि वह चक्रवात अगर बात की जाए तो पूरे वर्ष में मतलब 3-5 का औसत होता है, तो कभी 3 तो कभी 5, तो उससे भी कम हो सकता है। इस तरह से वर्षा 11% तक उनकी वर्षा होती है, और स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसको समझे हम लोग। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि वर्षा सबसे अधिक कहाँ पर होता है, किस महीने में वर्षा की समाप्ति होती है, तो आप लोग जान लीजिएगा कि वर्षा की समाप्ति सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है, और फिर अक्टूबर से ही शीत ऋतु की शुरुआत होती है, और यह फरवरी तक चलता है। फिर फरवरी के बाद आपका जो मार्च का महीना सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण की ओर होगा, और जब उत्तरायण होगा तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए। तो जलवायु के बारे में हम लोगों ने जो सीखा आज, उसके बारे में हम लोग भौगोलिक स्थिति को भी समझ सके कि यहाँ का, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो है इसमें साफ साफ हमने भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में जो समझाया कि एक जो प्राकृतिक प्रदेश या प्राकृतिक विभाजन, एक मैदानी क्षेत्र है, ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र है, और ये आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। इधर वाला भाबर और तराई वाला क्षेत्र है, और इधर पठारी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर इन अलग अलग भौगोलिक मतलब जो प्राकृतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, ये भी कारक के रूप में है। दूसरी बात, जो भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण भी इसकी जलवायु में अंतर देखा जाता है, और उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, इनकी वजह से भी उत्तर वाले क्षेत्र में अलग तरह की जलवायु देखने को मिलेगा। तो अगर पूरे तौर पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जलवायु की दृष्टि से भी विषमता है, भौगोलिक, प्राकृतिक, सब दृष्टियों से आपको अलग अलग, यहाँ तक कि वनस्पति की दृष्टि से भी हम आगे अगला क्लास लेंगे कि वनस्पतियाँ भी आपको अलग तरह की मिलेंगी, मृदा भी अलग तरह की मिलेगी। तो हम यह आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया हो कुछ, देखिए रटने का तो एक लाइन में आप सभी को सब कुछ बता देते हैं कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, आगरा झांसी। सबसे कम कहाँ पड़ती है, बरेली में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर, तो मथुरा में, गोरखपुर में। सबसे कम मथुरा में। लेकिन 2018 के जो आंकड़ा आया भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, उसके हिसाब से सबसे अधिक जो है कि वर्षा कहाँ पर दर्ज किया गया, तो बहराइच में। सबसे कम आपका कुशीनगर में। अगर 30 वर्षीय आंकड़े की बात की जाए, जो माध्य निकालकर, वार्षिक माध्य निकाल करके जो प्रस्तुत किया गया, उसमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर, तो गोरखपुर में। सबसे कम रायबरेली में। तो इस तरह से अलग अलग, अगर बात की जाए शीत मतलब ठंडी के समय काल का तापमान अलग अलग है, ये सबसे बड़ा कारण। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, शीत ऋतु में अलग अलग तरह की जो तापमान देखने को मिलता है, वह अलग अलग भौतिक प्रदेशों में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे हम आप सभी को बता दें कि शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 28 डिग्री 3 मिनट है, और वहीं न्यूनतम तापमान इसका 23 डिग्री
13.3 डिग्री सेल्सियस। वहीं शीत ऋतु के मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें, ये तो पहाड़ी क्षेत्र का हो गया, मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 27.2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये 10 डिग्री तापमान जो ये इस तरह का अंतर है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि आप लोग जानते हैं कि ये पठारी वाले क्षेत्र को तापमान अधिक प्राप्त होगा क्योंकि यह ऊंचाई पर है और चौरस होने की वजह से यहाँ पर तापमान अधिक प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 28 दर्ज किया गया है पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में और न्यूनतम 13 ये, लेकिन वहीं मैदानी क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा 27.2 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम जो इसका न्यूनतम है 10 डिग्री सेल्सियस तक आपको मिलेगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह जो वाला हिस्सा है, यह हिस्सा कर्क रेखा के पास है और कर्क रेखा के पास भले से सूर्य दक्षिणायन हो गया है, लेकिन सूर्य का जब उदय होगा तो इस पठारी वाले क्षेत्र में इसको ज़्यादा तापमान प्राप्त होगा सापेक्ष इनके, क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र है। मैदानी इसकी औसत ऊंचाई जो है समुद्र सतह से 300 मीटर है, हालांकि इसकी भी 300 कहीं कहीं पर 600 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर तापमान अगर ऊंचाई पर ज़्यादा है तो यहाँ पर तापमान इसके सापेक्ष अधिक प्राप्त होगा। तो यह कारण है कि जो है इसके तापमान में अंतर देखने को मिलता है। शीत ऋतु में विषमता ज़्यादा देखने को मिलती है, पहाड़ी पठारी और मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। और अगर ना समझ में आया हो, जैसे कोपेन के भी हिसाब से देख लीजिएगा, ये कोपेन मानते हैं कि यह CWG तरह का है, माने शुष्क शीत मानसूनी जलवायु है। वहीं पर जो है कि थार्मोथ्रेट कहते हैं, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप लोग याद रखिएगा, जब भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें इन जो जलवायु वैज्ञानिक हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोपेन के अनुसार तो बताया कि CWG माने शुष्क शीत मानसूनी जलवायु है, और वहीं पर जो है कि थार्मोथ्रेट कहते हैं कि यह समशीतोष्ण उपाद्र मतलब मानसूनी उपाद्र जलवायु है। और उसके लिए उन्होंने जो संकेत बनाया तो CBW, ये CWG की बात करते हैं कोपेन, और वो CBW की बात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज इसको अच्छे से समझे हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, हाँ ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तापमान एक मोटा मोटी आइडिया बना लीजिएगा। इस तरह से अगर कभी पूछा जाता है तो देखिएगा 36, 39 मैंने आप ऐसे याद रखे रहिएगा। वर्षा ऋतु में तापमान, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहेगा। वर्षा ऋतु में क्यों अधिक रहेगा ये इसको हमने बता दिया है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर आप सभी के बीच में हम नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। आपको कैसा लगा ये क्लास के संदर्भ में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।